हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो आज हम आपकी जो क्लास लेके आए हैं ये सामान्य विज्ञान की, इसमें जूनियर अकाउंटेंट का जो 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में 25 हैं, पर इसमें जो ऑप्शन होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं। तो चलते हैं हमारी स्लाइड की ओर। तो आप अपनी तरफ से भी ट्राई किया करो क्वेश्चन करने की। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, तो आप इसका आंसर करने की ट्राई करो और मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगा, साथ में मैं इसका पूरे ऑप्शन का एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीएनजी है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। इंग्लिश में अपने इसको क्या बोलते हैं, सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको इंग्लिश में भी दे सकता है और हिंदी में दोनों में दे सकता है। तो इंग्लिश में यदि इसका नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है सीएनजी का पूरा नाम बताइए, तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसी को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब इसका मुख्य घटक बताना है। मुख्य घटक क्या है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो है मेथेन। मेथेन इसके अंदर 80 से 90% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 80 to 90%। 80 to 90% इसमें क्या पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है। उसके अलावा देखो जो प्रोपेन है, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया, है ना। इसका जो मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला क्या रहता है, मेथेन का फॉर्मूला रहता है CH4। क्या रहता है, CH4। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 4। और ये भी याद रखो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन के साथ हमेशा 4 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ये CNG का पूरा नाम है। और 90 से 80 से 90% जो है CNG में क्या पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो ये तो सबको पता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो इसको अपने किससे लिखते हैं, इसको अपने ए से लिखते हैं। और ओम किसका मात्रक है, ओम मात्रक है आपका प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, और वाट किसका मात्रक है, वाट है आपका शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। और वाट शक्ति का मात्रक है। और एक होता है अश्व शक्ति, एक होती है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति कितना होता है, अश्व शक्ति होती है 746 वोल्ट। कितना होता है, 746 वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, विभवांतर का। वोल्ट किसका फॉर्मूला, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। ठीक है, अब आप पूछो कि विभवांतर क्या होता है। तो देखो जैसे ये मान लो कि ये तार है, ठीक है, ये तार है। अब ये तार के 2 सिरे हैं, एक सिरा तो ये वाला हो गया और एक सिरा ये वाला हो गया। अब इन दोनों के विभव के अंदर अंतर होगा। जैसे मान लो कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पीयर की है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ये 7 एम्पीयर की है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, आपका विभवांतर। तो जो धारा का प्रवाह होता है वैसे वो हमेशा हाई से लो की ओर होगा। कैसे होगा, हाई से लो की ओर। तो देखो यहाँ 10 एम्पीयर विभवांतर होगा तभी तो धारा का प्रवाह होगा। यदि विभवांतर ही नहीं होगा फिर धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। तो धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना जरूरी है, क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। तो विभवांतर होगा तभी धारा का प्रवाह होगा, यदि विभवांतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखो जो सुदूर संवेदन तकनीक है इसका उपयोग देखो वन सर्वेक्षण और प्रबंधन में भी किया जाता है, बंजर भूमि की पहचान करने में किया जाता है, भौम जल और स्थायी जल संग्रहण में भी किया जाता है। और इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो देखो सुदूर संवेदन जो अपने सुदूर संवेदन जो उपग्रह वगैरह सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं तो उनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं वो हमें बताना था। तो उसके अलावा उससे हम ये तीनों की तीनों चीजें कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता। तो देखो हमें क्या बताना है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मैंने आपको बताया मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और हमें बताना है घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता। किस में नहीं होता, तो ये एयर कंडीशनर में देखो, एयर कंडीशनर हमेशा आपका लाइट से चलता है तो इसमें होता है। माइक्रो ओवन ये भी आपकी लाइट से चलती है तो इसमें भी होता है। रेफ्रिजरेटर भी आपका लाइट से चलता है इसमें भी होता है। तो सौर कुकर
सौर कुकर में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें जो सूर्य से प्रकाश जो आता है, सूर्य के प्रकाश का यूज होता है। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है उसका यूज होता है। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा का मैंने आपको मात्रा बता दिया क्या होता है, एम्पियर। और जो घरों में जो फिटिंग रहती है वो कैसे की जाती है, वो आपकी की होती है, घरों में जो फिटिंग होती है वो कौन सी क्रम में की होती है, वो हमेशा समांतर क्रम में की जाती है। किसमें, समांतर क्रम में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह के लिए निम्नलिखित उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है। तो देखो जो संचार उपग्रह है उसमें जो उपयोग में लाई जाती है जो, वो होती है आपकी भूतुल्यकालिक कक्षा। कौन सी कक्षा होती है, भूतुल्यकालिक कक्षा। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं भूस्थितिक कक्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भूस्थितिक कक्षा भी बोलते हैं। और यदि आपको ये कक्षाओं के बारे में जानना है तो इसके लिए हमने आपको एक सेपरेट वीडियो में सारा नॉलेज दे रखा है इसका। आप यदि इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। और देखो ये जो संचार उपग्रह होते हैं, संचार नाम से पता लग रहा है, तो ये किस में काम आएंगे, संचार के अंदर काम आएंगे। जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा मोबाइल सेवा हो गई, टीवी में जो प्रसारण होता है वो सभी इसके अंदर आती हैं। जैसे मोबाइल में मोबाइल सेवा हो गई, इसके अलावा टीवी जो प्रसारण हो गया है ना, ये सभी के सभी किस में आती हैं, संचार उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इसमें जो कक्षा उपयोग में ली जाती है वो कौन सी होती है, भूतुल्यकालिक कक्षा, या फिर इसको बोल सकते हैं भूस्थितिक कक्षा भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। तो सीधा संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग करा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल देखो किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, नींबू में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। और उसके बाद आ गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक फॉर्मूला होता है HCl। ये आपका किस में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, आमाशय में। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू के अंदर आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C OOH। ठीक है, अब देखो उसके बाद आ गया वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। और ये क्षोभमंडल है, इसी के अंदर जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा का आना, आंधी का आना, तूफान का आना, ये सब इसी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो सबसे निचली परत रहती है वो रहती है आपकी क्षोभमंडल, फिर उसके बाद संताप मंडल, मध्य मंडल, और इस प्रकार आगे चलती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस में किया जाता है, चिकित्सा के अंदर किया जाता है, औद्योगिक किण्वन के अंदर किया जाता है, कृषि के अंदर भी किया जाता है। तो सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। तो इन सभी में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसमें से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ क्या दे रखा है, नहीं। नहीं का मतलब क्या है कि बताना कि गलत कौन सी है। देखो हरे पौधे हैं, हरे पौधों को मृग, मृग का मतलब क्या होता है, हिरण। मृग और हिरण एक ही बात है। तो हरे पौधों को हिरण खाया जाता है और हिरण को क्या खाया जाता है, बाघ खाया जाता है। तो ये आपकी जो श्रृंखला है ये क्या होगी, ठीक होगी। ठीक है, अब देखो घास, घास को कौन खाता है, चूहा। चूहे को कौन खाएगा, बाज। बाज को कौन खाएगा, सांप। तो बाज को सांप खा सकता है क्या, बाज को सांप नहीं खा सकता। उल्टा क्या है, सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। तो ये आपकी जो श्रृंखला है गलत है, और हमें ये बताना था कि इनमें से गलत कौन सी है। तो गलत आपकी यही होगी। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक निम्नलिखित में से है। तो देखो हमें बताने हैं अजैविक घटक। इनमें से देखो अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा है वो हम बताएंगे। तो देखो जो अजैविक घटक होते हैं उसमें क्या क्या आता है। अजैविक घटक के अंदर एक तो आते हैं आपके भौतिक कारक। क्या आते हैं, भौतिक कारक। उसके अलावा अजैविक घटक के अंदर आते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, और अकार्बनिक पदार्थ। ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके अजैविक घटक के अंदर। अब देखो भौतिक कारक हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ हो गए। अब अपने को इसमें बताना है कि अजैविक घटक कौन सा है। तो अजैविक घटक है जो इसमें से ये है आपका शैवाल। और शैवाल किसके अंतर्गत आता है, शैवाल आपका आता है कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक। तो देखो जैविक घटक में हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसके अंदर आपका देखो जैसे घास को चूहा खा जाता है, चूहे को बाज खा जाता है ना, इस प्रकार अपनी एक श्रृंखला बन रही थी। तो जैविक घटक में क्या होता है? जैविक घटक में देखो एक श्रृंखला बनती है। जैसे सबसे पहले क्या होंगे? उत्पादक होंगे। उसके बाद क्या होगा? उत्पादक को खाने के लिए क्या होगा? कोई उसको आप भोग करने के लिए क्या होगा? उपभोक्ता होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा अपघटन। तो उसमें ये प्रोसेस चलती है। तो ये आपका हो गया आपका कौन से में? ये तो हो गया आपका जैविक घटक में, है ना। और ये आपका मैंने लिख ही दिया, जैविक घटक के अंदर ये प्रोसेस रहती है। और अजैविक घटक में आपके भौतिक कारक आ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। तो अजैविक घटक का उदाहरण क्या हो गया इनमें से अजैविक घटक का उदाहरण हो गया शैवाल। ठीक है। अब देखो जैसे वन है, वन के वृक्ष हो गए, कैक्टस हो गया, पर्णहरित हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आपके जैविक घटकों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? तो नाइट्रोजन चक्र का भाग क्या नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यूज आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर अमोनिया बनती है ना। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलते हैं और मृत जीव भी इसमें रहते हैं। तो हमें यही बताना था कौन सा चक्कर का भाग नहीं है। नाइट्रोजन चक्कर का भाग क्या नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहतूत की पत्तियों में उपयोग लाया जाता है? तो देखो ये आपके जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, ये सभी के सभी दे रखे हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब में भी पूरा सिलेबस भी कवर करा रखा है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था। तो ये देखो शहतूत की पत्तियों पे कौन सा शहतूत की पत्तियों पर उपयोग में लाया जाता है? तो रेशम कीट का पालन जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है? शहतूत की पत्तियों पे किया जाता है। और उस कीट का नाम क्या है? बोम्बेक्स मोराई। क्या नाम है? बोम्बेक्स मोराई। और किस पे पाया जाता है? शहतूत की पत्तियों में पाया जाता है। और रेशम कीट का पालन, और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? आपका सेरीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और मछली पालन क्या कहलाता है? मछली पालन कहलाता है पीसीकल्चर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? देखो पोलियो आपका जल से होता है। उल्टी, देखो जब आप दूषित खाओगे या दूषित पियोगे तभी तो आपको उल्टी होगी। या तो आप दूषित खाओगे या फिर दूषित पियोगे। खाने से क्या होगा? दूषित खाने से क्या हो जाएगा? हकटन हो जाएगा। दूषित पीने से क्या होगा? उल्टी आ जाएगी। और दस्त होगा तो हकटन हो गया, उसको बोल देते हैं अपने हकटन। तो ये सभी के सभी कहाँ से रोग हैं? जल जनित रोग हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाले प्रथम परखंडी शिशु का नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था लूसी ब्राउन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन। जो ये नाम वाले आ गए या सन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो समझने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। तो जो प्रथम परखंडी शिशु का मतलब क्या है? परखंडी शिशु का मतलब ये है कि उसके अंदर निषेचन जो हुआ है, निषेचन किसके अंदर हुआ? परखनली के अंदर। जैसे आपकी नली रहती है उसके अंदर निषेचन होगा, उससे जो शिशु का उत्पादन होगा उसको बोला गया प्रथम परखनली शिशु। प्रथम बार किया गया तो उसको बोल दिया प्रथम परखनली शिशु। और उसका नाम क्या रखा गया वो नाम ही आपको बताना है, और नाम था क्या? लूसी ब्राउन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिक रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण करने वाले रोग क्या होते हैं? वो होते हैं आपके अनुवांशिक रोग। जैसे मान लो कि आपके दादा से आपके पापा के अंदर आया, फिर आपके पापा से आपके अंदर आया, फिर आपके अंदर से आपके बच्चों में जाएगा। तो ये कैसी एक पीढ़ी बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण हो रहे हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। ठीक है। अब देखो वर्णांता जो है वो आपका क्या? अनुवांशिक रोग। वर्णांता में क्या होता है? इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को अपने बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। अब इस रोग में होता क्या है? इस रोग में ये होता है कि व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? रंगों की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है। अब देखो जो रेबीज रोग किससे फैलता है? इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है कुत्ता। रेबीज रोग का वाहक क्या है? कुत्ता। और इस पे ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किससे? वायरस से।
और उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। क्या है? रेब्डो वायरस। और रेबीज रोग में क्या होता है? व्यक्ति को पानी से डर लगता है, और पानी से डर लगना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। PHOBIA, PHOBIA। हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? पानी से डर लगना, पानी से डर। और इस रोग के अंदर क्या होता है? रेबीज रोग के अंदर व्यक्ति को क्या लगता है? पानी से डर लगता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया जिसकी बीमारी है वह है। तो देखो, जो पीलिया है बीमारी है वो किसकी बीमारी है? लीवर की। लीवर को ही अपने क्या बोलते हैं? यकृत। और लीवर को ही हम क्या बोलते हैं? जिगर। ठीक है। अब जो लीवर है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला। हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला। क्यों बोला जाता है ऐसा? इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है क्योंकि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जैसे मान लो कि व्यक्ति की डेथ किसी हुई है? जहर खाने से हुई है, या फिर व्यक्ति की डेथ किसी हुई है? शराब पीने से हुई है। तो देखो, जब ये व्यक्ति मर जाएगा तो इसका क्या होगा? लीवर निकाल के लीवर से जांच की जाएगी। तो लीवर से जांच की जाएगी तो लीवर से पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो किन कारणों से हुई है। तो प्रयोगशाला में लेकर के जांच की जाएगी। तो इसीलिए लीवर को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है? रोग प्रतिरक्षा। रोग प्रतिरक्षा का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये हो आप, ठीक है। अब ये हो आप, और बाहर से क्या आ रहे हैं? रोग आ रहे हैं। बाहर से क्या आ रहे हैं? रोग आ रहे हैं। और आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, आप इन रोगों से लड़ रहे हो। तो इसको ही क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। संक्रमण से लड़ने की क्षमता क्या है? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जलन और एलर्जी से बचने के लिए प्राप्त सहनशीलता भी आपकी रोग प्रतिरोधक। तो तीनों की तीनों एक ही बात है, क्योंकि ये सभी के सभी एक दूसरे से लड़ ही तो रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो यही होती है, रोगों को रोकना किसी ना किसी तरीके से। तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडी हैं, या आपकी बॉडी के अंदर WBC हैं जो क्या करिए? रोगों से लड़ रही हैं। उसी को अपने क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये सभी के सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया, तो पोलियो के टीके को विकसित किसने किया था? ये किया था जॉन साल्क ने। किसने किया था? जॉन साल्क ने। तो आपको याद रखना है, पोलियो का टीका प्रथम बार किसने विकसित किया? जॉन साल्क ने। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक का टीका, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चेचक का टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर। ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मिक पोस्ट तैयार करने के लिए काम में नहीं लिया जाता? देखो, कर्मिक पोस्ट तैयार करने के लिए कौन सा काम में नहीं किया जाता? देखो, केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। जो केंचुआ है उसके द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सा कर्मिक पोस्ट तैयार करने के लिए काम में नहीं लिया जाता? तो देखो, हरी पत्तियों का उपयोग किया जाता है, गत्ते के टुकड़े का उपयोग किया जाता है, पुराने समाचार पत्र का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक है इसका डिकम्पोज जल्दी नहीं होता है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर्मिक पोस्ट तैयार करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है। तो विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? B1 से होता है आपका बेरी। B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी। अब देखो, डर्मेटोसिस में इसको बोलते हैं चमड़ी का जो रोग होगा, आपकी जो त्वचा में जो रोग होगा उसको बोलते हैं डर्मेटोसिस। क्या बोलते हैं? डर्मेटोसिस। और ये किस में होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है। रिकेट्स किसकी कमी होता है? विटामिन ए की कमी से। और जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी में क्या होता है? आपके दांतों से खून आने लगता है। क्या होता है? दांतों से खून आने लगता है। इसी रोग को, स्कर्वी को ही क्या बोलते हैं? स्कर्वी को ही अपने नाविक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाविक रोग। क्यों बोलते हैं नाविक रोग? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रोग है सबसे पहले नाव चलाने वाले, नौकाओं के अंदर नौका चलाने वाले थे ना जो, उनमें देखा गया, तो उनको नाविक बोलते हैं। तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया? नाविक रोग। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है कमी? पेलेग्रा उत्पन्न करती है। क्या करती है? पेलेग्रा। और पेलेग्रा ये आपका किस विटामिन से कमी से होता है? ये होता है B3 से। किससे? B3 से। ठीक है।
द्रव का आयतन मात्रक क्या है? द्रव का आयतन मात्रक है LTR। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है। अब देखो, एक तो होता है आपका भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। क्या आता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। अब जब अवस्था, जैसे मान लो कि ये बल्ब है, ठीक है, अपने यहां बनाते हैं बल्ब, ये क्या हो गया? हमारा बल्ब हो गया। ठीक है, अब बल्ब में लाइट हुई तो ये बल्ब क्या हो गया? जल गया, है ना। अब देखो, अब इसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। और जब लाइट को बंद करेंगे तो ये वापस बल्ब बुझ जाएगा, है ना। लाइट में इसको बंद करेंगे तो ये वापस अपना बुझ जाएगा बल्ब, ना। तो देखो, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन कौन सा कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होगा दूध से क्या? दही का बनना। दूध से क्या बन गया? आपका दही बन गया। अब देखो, दूध से क्या बन गया? दही। अपने दही से दोबारा दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये वाला परिवर्तन क्या होगा? आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसमें क्या है, दोबारा अपने उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, इसमें उसको अपने दोबारा उसी अवस्था में लेके जा सकते हैं। तो अब मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में कौन सी अभिक्रिया होती है? भौतिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है या दोनों होती हैं? तो देखो, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जब अपने जलाते हैं तो देखो ये जल जाती है। जलने पे इसका मोम बन जाता है। मोम बन जाता है, उस मोम को अपने दोबारा बना सकते हैं, पुनः उसी अवस्था में ले जाते हैं ना। तो ये भौतिक परिवर्तन तो हो ही गया। और साथ ही साथ क्या, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि देखो मोम पिघल रहा है और अपने को इससे ऊष्मा मिल रही है ना। तो ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, भौतिक है और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं। तो आपका आंसर क्या होगा? 3rd नंबर ऑप्शन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया CuO को क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराई? हाइड्रोजन के साथ कराई। तो क्या बन गया? कॉपर बन गया और जल बन गया। क्या बन गया? एक तो कॉपर बन गया और एक बन गया आपका जल। तो ये कॉपर ऑक्साइड, देखो यहाँ पे O लगा था, O लगा था और यहाँ पे O हट गया। तो यहाँ पे O नहीं था और यहाँ लग गया O। तो देखो, इसका तो क्या हो गया? इसका तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और देखो, CuO से क्या बन गया? Cu। इसका क्या हो गया? इसका हो गया आपका अपचयन। अपचयन क्या हो गया? कमी। ऑक्सीजन क्या हो गया? वृद्धि। तो देखो, कॉपर का तो क्या हो गया? अपचयन बन गया। कॉपर ऑक्साइड का तो अपचयन हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण बताना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, उसका उदाहरण हो गया आपका एल्यूमिनियम, Al2O3। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 है। ये किसका उदाहरण है? उभयधर्मी का ऑक्साइड है। उभयधर्मी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। AMPHOTERIC। यदि आपसे यहाँ पे लिखा है ना उभयधर्मी की जगह एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सही उदाहरण, एम्फोटेरिक का सही उदाहरण बताओ, तो भी आपका क्या हो जाएगा? आपका होगा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। ठीक है। और गैलियम जो Ga2O3, ये क्या हो गया? आपका गैलियम ऑक्साइड। गैलियम ऑक्साइड भी किसका उदाहरण है? उभयधर्मी का ऑक्साइड है। ठीक है। और ZnO3, ये भी क्या है? आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है। जिंक ऑक्साइड भी किसका उदाहरण है? उभयधर्मी का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखनी है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है एरोसोल स्प्रे बनाने में, हंजी होता है, विलायक के रूप में हंजी होता है, प्रेषितक के रूप में हंजी होता है। तो उपयोग सभी में इसका उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको कहाँ से मिलती है? इसका नाम क्या? CFC शॉर्ट फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरो। ये आपकी किससे निकलती है? ये आपकी रेफ्रिजरेटर में से निकलती है, ज्यादातर रेफ्रिजरेटर में से। ठीक है। और इसी की वजह से जो आपकी ओजोन परत है उसमें क्षति हो रही है, वो CFC की वजह से हो रही है ना। तो ये थे आपके जो एग्जाम में हुए क्वेश्चन। हमने सभी के सभी क्वेश्चन आपके कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो 2015 में पूछे हुए थे। तो आज हमने 2015 के क्वेश्चन किए। इसी प्रकार अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर 2016 के करेंगे, फिर 2017 के। जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको इसमें से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे तो नहीं मिलेंगे बट कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। और उसके अलावा हमने आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो साइंस का, वो लगभग हमने कंप्लीट करवा चुके हैं हम। आप प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस के सिलेबस के अंदर आप देख सकते हो, और कोई जो 2-4 टॉपिक रह गए हैं वो भी हम आपके लिए आगे उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। और आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।